नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपनी इस कक्षा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक हम भारत के इतिहास की शुरुआत मौर्य काल से मानते थे। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी 1924 या 1920 के दशक में जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है तो भारत का इतिहास एक झटके में 2500 वर्ष पहले चला जाता है। यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के खोज का। तो ये ऐसी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना आप सभी हमारे लिए सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, चाहे किसी इतिहास विषय का छात्र हो या ना हो। तो आइए जान लेते हैं, उन छात्रों के लिए तो ज़रूरी है ही जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी ज़रूरी है जो कि भारत की संस्कृति और इतिहास को जानना चाहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो हम इसमें बात करेंगे सभ्यता की खोज की बात, सभ्यता की खोज किस तरह से, एक पूरी कहानी जो 100 वर्षों का इतिहास है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सभ्यता के नामकरण को लेकर विद्वानों में जो मतभेद है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सभ्यता के कालक्रम पर कि सभ्यता का कालक्रम क्या है, सभ्यता कितने समय तक जीवित रही, और बात करेंगे इसके विभिन्न चरणों की। इसके अलावा बात करेंगे इसके भौगोलिक विस्तार की, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी स्थापत्य कला की बात करेंगे इसकी लिपि की। इसके अलावा हम इसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर भी चर्चा करेंगे, और आर्थिक क्षेत्र में आखिर सभ्यता ने कौन कौन सी उन्नति हासिल की उस पर भी हम इसके दौरान चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सामाजिक जीवन की, इसकी आर्थिक उपलब्धियों की और इसकी राजनीतिक व्यवस्था की। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सभ्यता की खोज की, द डिस्कवरी ऑफ द सिविलाइजेशन। सबसे पहले बात करें सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो दोस्तों, सभ्यता की खोज की कहानी शुरू होती है 1826 ईस्वी में, जब चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने पहली बार हड़प्पा के टीलों का अवलोकन किया था। लेकिन वो उस समय ये नहीं जान पाए थे कि वाकई में हड़प्पा के टीले कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने हड़प्पा के टीले की खोज अवश्य की, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात हम नहीं कर सकते। इसके बाद वर्ष आता है 1831 का, जिसमें अलेक्जेंडर बर्न्स नाम के एक व्यक्ति आते हैं और वो भी हड़प्पा की यात्रा करते हैं। लेकिन वो भी सभ्यता खोजने में असमर्थ रहे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ पता करते हैं कि यहाँ कुछ पहली बार पक्की ईंटों के उपयोग की जानकारी होती है, और दूसरी बात उन्होंने देखा कि यहाँ पर किस प्रकार लोगों ने यहाँ की जो ईंटें थी इस टीले को निकाल कर चोरी कर ली है। अब बात करें 1850 के दशक की, तो इस दशक में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने पंजाब को विजिट कर लिया था, और पंजाब को विजिट करने के बाद वहाँ पर उसने पंजाब से लेकर लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया था। इस दौरान वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या किया, हड़प्पा का जो टीला था उसमें से ईंटें निकाली और अपने रेलवे ट्रैक पर बिछाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन उनकी इस बात की जानकारी कुछ बर्टन बंधु, जो कि कुछ इतिहास को जानते थे, पुरातत्व के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी और कहा कि यहाँ कोई विशेष सभ्यता है। अगला साल आता है 1853 ईस्वी का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल है क्योंकि जो अलेक्जेंडर कनिंगम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मामले में उनका नाम, क्योंकि वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सही ढंग से इस सिंधु घाटी सभ्यता की ओर इशारा किया। हालांकि उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने क्या भूल की, उन्हें एक मोहर मिली थी यहाँ से वृषभ की आकृति की। उन्हें वृषभ की आकृति एक मोहर मिली थी, बहुत ही प्रसिद्ध मोहर है सिंधु घाटी सभ्यता की। लेकिन उसके सींग नहीं होने के कारण वो सींग वाला जो हिस्सा था वो सील का टूट गया था। इसलिए उनकी सबसे बड़ी भूल उन्होंने ये की कि उसे विदेशी सील मान बैठे हो, और इस प्रकार वो एक बहुत महान सभ्यता के खोज से वंचित हो गए। दोस्तों, फिर 1872 में एक बार फिर कनिंगम महोदय वापस आते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम महोदय, और इस बार वो क्या है, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बन के आते हैं। लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है इस बार फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का नहीं था, बल्कि उन्होंने केवल हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण करने के लिए वो यहाँ आए थे, और यहाँ से उन्होंने अनेक प्रकार की पुरा सामग्री प्राप्त होती है। लेकिन इस बार भी एक बुद्धिस्ट साइट इसे समझते हैं, उसे बुद्धिस्ट साइट मान बैठते हैं और ऐतिहासिकता सिद्ध करने में एक बार फिर असफल रहते हैं। अब दोस्तों, साल आता है 1904 का। इस साल में जॉन मार्शल जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारत में सिंधु घाटी। अगर पहले महत्वपूर्ण एक अलेक्जेंडर कनिंगम है जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक हैं, तो वहीं दूसरे ऐसे व्यक्ति जॉन मार्शल है जो इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की और खोज का कार्य
हड़प्पा की उत्खनन का कार्य इन्होंने शुरू करवाया था। तो ये इन्होंने हीरानंद शास्त्री से सर्वेक्षण यहाँ करवाया था कि, लेकिन हीरानंद शास्त्री कुछ ज़्यादा अधिक खोज नहीं कर पाए, लेकिन मार्शल महोदय ने हिम्मत नहीं हारी और इसके बाद उन्होंने यहाँ लगातार खोज जारी रखी। और सभ्यता की खोज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष था ये 1920 का वर्ष, जब जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक होने के नाते दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन का कार्य सौंपा। तो 1920 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1921 में दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो इस प्रकार एक महान सभ्यता की खोज हुई और 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने आधिकारिक रूप से इस सभ्यता की खोज की घोषणा की। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का इतिहास एक ही झटके में 2500 वर्ष पीछे चला गया। तो इस तरह से हमने देखा है सभ्यता की खोज किस तरह से पूरे 100 वर्षों का एक इतिहास था, जिसमें सभ्यता की 1826 से लेकर 1924 लगभग 100 वर्षों के इतिहास में ये सभ्यता हमारे सामने आई। अब बात कर लेते हैं सभ्यता के नामकरण के बारे में। सभ्यता के नामकरण की बात करें तो इसकी सभ्यता के 3 नाम प्रचलित हैं: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो आखिर कौन सा नाम है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है? पहले बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, इसे क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहने का कारण ये है कि इसके जो अधिकांश प्रारंभिक स्थल हैं, जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो अधिकांश प्रारंभिक स्थल जो है वो सिंधु नदी घाटी में मिले हैं, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता ही कहा है। और एक खास बात यह है कि जॉन मार्शल, जिन्होंने सभ्यता की खोज करने का श्रेय दिया जिन्हें जाता है, उन्होंने भी इसे सिंधु सभ्यता ही नाम दिया है। इसके अलावा बात करें सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्यों इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो सिंधु सरस्वती नदियों के आसपास ही हमें प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहने का कारण है कि इस सभ्यता का जो खोजा गया प्रथम स्थल था वो हड़प्पा था। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में है, लेकिन इस सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया वो था हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात करें कि सबसे उपयुक्त नाम कौन सा होगा, तो दोस्तों वो सबसे उपयुक्त नाम इसका हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए, क्योंकि पुरातत्व विज्ञान में ये परंपरा है, किसी भी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल खोजा जाता है उसी स्थल के नाम पर सभ्यता का नामकरण किया जाता है। तो हम मानेंगे कि इसे हड़प्पा सभ्यता ही नाम देना अधिक उपयुक्त होगा। अब बात करें सभ्यता के कालक्रम की। कालक्रम का सभ्यता कितने समय तक जीवित रही, इस बात को लेकर भी विद्वानों में एक मत नहीं है, इसीलिए देख लेते हैं। जॉन मार्शल जो हैं उनका मानना है कि सभ्यता का जो कालक्रम है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व है, जबकि अर्नेस्ट मेके मानते हैं कि 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल है, इसका कालक्रम है। जबकि माधव स्वरूप वस्त मानते हैं कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता जीवित रही। वहीं मार्टिमल व्हीलन मानते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता जीवित रही है। लेकिन आधुनिक समय में जो सबसे सर्वमान्य मत है वो यही है कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से जो तय हुआ है कालक्रम वही माना जाता है। उसके अनुसार इस सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो आपके लिए प्रश्न का उत्तर यही होगा कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो इसका कालक्रम निर्धारित किया गया 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, वही इसका सही कालक्रम मान्य है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि सभ्यता के क्रमिक चरणों की। ये सभ्यता के 3 प्रमुख क्रमिक चरण हैं। पहले को बोलते हैं हम प्रारंभिक हड़प्पा काल, दूसरे को बोलते हैं हम परिपक्व हड़प्पा काल और तीसरे को बोलते हैं उत्तर हड़प्पा काल। परिपक्व हड़प्पा काल का मतलब वो काल जिसकी बात हम सिंधु घाटी सभ्यता जो जिस नाम से जानी जाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी बात हम करते हैं सभी, वो है इसका परिपक्व काल। और इससे पूर्व का काल जो है वो प्रारंभिक हड़प्पा है और उसके बाद का जब काल है उत्तर हड़प्पा काल है। प्रारंभिक हड़प्पा काल की बात करें तो 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक का इसका समय माना जाता है, और जबकि परिपक्व हड़प्पा काल का जो समय माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं उत्तर हड़प्पा काल का जो समय 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। सभ्यता की प्रारंभिक हड़प्पा काल या प्राक हड़प्पा काल के अंदर सभ्यता की शुरुआत होती है और गाँव से नगरों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और इसके जो प्रमुख स्थल हैं प्रारंभिक हड़प्पा काल के वो हैं मेहरगढ़, आमरी, कालीबंगा, बनावली, कोटदीजी, राखीगढ़ी, धोलावीरा आदि को प्राक हड़प्पा स्थल या फिर प्रारंभिक हड़प्पा स्थल कहा जाता है। जबकि परिपक्व हड़प्पा काल की बात करें तो ये पूर्ण रूप से सभ्यता के विकास का चरण है, यानी जब पूरी तरह से नगरों का विकास हो चुका था और बड़े बड़े नगर स्थापित हो चुके थे। सभ्यता के नगरीकरण के
इस समय स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। और यहाँ के जो प्रमुख स्थल हैं उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटड़ा आदि को शामिल कर सकते हैं। इसकी बात करें उत्तर हड़प्पा काल की, यानी कि सभ्यता का जब पतन होने लगा उसे उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। धीरे धीरे नगरों का पतन होने लग गया और वापस जनसंख्या जो थी वो गाँव की ओर लौटने लगी, और मुख्य रूप से जो उनका पलायन है वो पूर्व और दक्षिण भारत की ओर होने लग गया। उत्तर हड़प्पा काल के जो प्रमुख स्थल हैं उनमें दाइमाबाद, आलमगीरपुर, बेट द्वारका आदि को हम शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभ्यता के 3 क्रमिक चरण है: प्रारंभिक हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल। अब बात कर लेते हैं इसके भौगोलिक विस्तार की। सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो भारतीय उपमहाद्वीप के 3 देशों में फैली हुई है सभ्यता: भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर, और एक त्रिभुजाकार आकृति में ये सभ्यता फैली हुई है। यहाँ हम देख लेते हैं कि सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1400, उत्तर से दक्षिण अगर बात करें तो 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है, और पूर्व से पश्चिम तक ये 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। सभ्यता के सीमांकन की बात करें तो देख लेते हैं कि उत्तर में ये मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ से लेकर ये दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। वहीं पश्चिम में सुतकागेंडोर जो पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान में, वहाँ से लेकर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ तक 1600 किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई है। सभ्यता के कुल खोजे गए क्षेत्र लगभग 1400 स्थल आज तक इसके खोजे गए हैं, जिनमें से भारत में 917 स्थल खोजे गए हैं, पाकिस्तान में 418 स्थल खोजे गए हैं, वहीं अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल खोजे गए हैं। अफगानिस्तान में 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं, शोरतगोई और मुंडिका, जबकि पाकिस्तान के प्रमुख स्थलों में सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, पंजाब के अंदर है हड़प्पा और रहमानडेरी, बलूचिस्तान की बात करें तो इसमें सुतकागेंडोर, बालाकोट और सुतकाको हैं। जबकि भारतीय स्थलों की बात करते हैं तो राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़ और संघोल, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनवाली और मिताथल, गुजरात में लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटड़ा, रोजदी, देसलपुर, प्रभास पाटन आदि को शामिल कर सकते हैं, और महाराष्ट्र में दाइमाबाद को शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने बात की है मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कुछ बिंदुओं की, जिसमें हमने देखा सभ्यता की कहानी की बात हमने की है। इसके अलावा हमने इसके नामकरण की बात की, इसके अलावा हमने इसकी कालक्रम के बारे में हमने चर्चा की, इसके विभिन्न चरणों की बात हमने की है, और बात की सबसे लास्ट में इसके भौगोलिक विस्तार की। तो अगले भाग में हम बाकी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में आपके कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए भी ये वीडियो उपयोगी हो सकता है तो उसे शेयर अवश्य करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब आपके सामने जब अगली बार हम नया वीडियो पेश करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।